वेलकम बैक। एक V और I यानी करंट का और वोल्टेज का एक आपको टेबल दिया है कंडक्टर के लिए। हमें इसकी टेबल को स्टडी करना है। देखिए, जब 10 वोल्ट है वोल्टेज तो करंट कितनी है 2 एम्पियर। जब वोल्टेज 20 हो गया तो करंट कितनी हो गई 3। वोल्टेज 30 हुआ तो करंट कितनी हो गई 4। इसको V और I के वर्सेस टेबल बोला गया है। इसकी स्टडी करना है मुझे। चलिए, हमने स्टडी तो कर ली। अब क्वेश्चन हमसे डिमांड क्या कर रहा है उस पर बात करते हैं। whether the conductor ohmic or non-ohmic। क्वेश्चन आया कि हम पहले ये तो जाने what is the meaning of the ohmic conductor and non-ohmic। what do you mean by that? Ohmic means those conductors whose V and I ratio becomes constant। याद करिए, V और I का जब रेशियो कांस्टेंट आता है तो हम क्या बोलते हैं ओमिक कंडक्टर। यही ओम्स लॉ है। इसी कांस्टेंट को बाद में हम लोग क्या बोल देते हैं रेजिस्टेंस R। V by I इज इक्वल टू R। सुना कि नहीं सुना है? ध्यान रखना, कभी कोई टेबल गिवन हो आप रेशियो करिए, अगर सेम आंसर आता जा रहा है तो ही हम कहेंगे ओमिक है, अदरवाइज नॉन ओमिक। आइए रेशियो करते हैं इनका। जरा फर्स्ट नंबर पे रेशियो करिए, 10/2 करेंगे। V और I का रेशियो करना मुझे, तो क्या आ रहा है बताओ? 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? लेकिन सेकंड वाले का लिखो 20/, अगर 3 करोगे तो 6.6 कुछ ऐसे चला जाएगा कि नहीं बताइए? और थर्ड वाले का करके देख लो 30/4, 15/2 यानी 7.5। आप देखिए क्या ये कांस्टेंट आ रहा है क्या? ये V और I का रेशियो क्या कांस्टेंट है? हम कहेंगे V I का रेशियो अगर कांस्टेंट नहीं है तो ये कैसा हो गया नॉन ओमिक। ये केवल पहले तो इसने पूछा स्टेट, तो सीधा फड़ाम से एक धमाका मार दो, तुम कह दो इट इज नॉन ओमिक। फिर वो इतने में खुश नहीं हुआ, उसने कहा तुक्का मार दिया शायद तुमने, यहां तो 50-50 ऑलरेडी है, 4 ऑप्शन भी नहीं थे, 2 ही में चूज करना था, तो किसी ना किसी तुक्का सही निकल जाएगा। तभी तो उसने अगली लाइन में बोल दिया जस्टिफाई योर आंसर। अब आप इस बात की पूरी कहानी लिखेंगे तो जस्टिफाई होगा। क्या कहानी लिखेंगे? वी नो दैट V and I is equal to constant, then the conductor is ohmic। Here the ratio of V and I does not constant, that varies। okay, so it is non-ohmic। जस्टिफिकेशन समझ में आया कि नहीं आपको? बताइए, क्लियर बात? जस्टिफिकेशन से क्लियर होगी बात। लास्ट में आइए करें स्टेट ओम्स लॉ। आप कुछ ना कहो, अगर फार्मूला भी लिख दोगे ना मार्क्स देगा टीचर आपको, 1 मार्क्स का है, फार्मूला सफिशिएंट है। फिर भी अगर आपका स्टेटमेंट लिखने का मन है, जैसे सपोज करिए किसी को लगता है यार इतना बड़ा पेन खरीदवाया घर वालों ने, इसका इंक बचा क्या करेंगे, और कॉपी मिली है तो लिख देते हैं थोड़ा, फिर कॉपी मिलती बोर्ड में तो ऐसा लगता है अलग से नहीं लगता, वो जमा हो चुका होता है। चाहे तुम एको पन्ना ना लिखो, है ना, और चाहे 2 कॉपी भर दो। तो देखिए स्टेटमेंट की अगर बात करें, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट सुन लीजिए, समझ लीजिए उसको। वैसे मैं पीछे बता भी चुका हूं जब चैप्टर कराया है, एक बार यहां से सुनते हैं, इसी जगह से हम डिफाइन करेंगे। बट कंडीशन सुनना, इफ द फिजिकल स्टेट्स, फिजिकल स्टेट समझते हैं? फिजिकल स्टेट मतलब लेंथ, मतलब एरिया, मतलब थिकनेस, मतलब टेम्परेचर, मतलब प्रेशर, ये सब क्या है? फिजिकल स्टेट्स। तो हम कहते हैं इफ द फिजिकल स्टेट्स, और मान लीजिए कोई टीचर कह रहा है हमको पता ही नहीं फिजिकल स्टेट क्या होता है, वो कहो सोचे बॉडी बिल्डिंग की बात करें, फिजिक्स ऐसे, तो फिजिकल स्टेट से ब्रैकेट में आप लिख दिया करो, टीचर एकदम खुश हो जाएगा, कहेगा यार इसको पता है फिजिकल स्टेट क्या होती है। फिजिकल स्टेट लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, लेंथ, रेडियस, एरिया, जो मनाया आप लिख दो, एक्सेट्रा। इस तरह की चीजें ना चेंज की जाए, ध्यान देना। If the physical states of conductor does not changes, then the ratio of V and I remains constant, which is called रेजिस्टेंस। इस कांस्टेंट को क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। वायर मतलब कंडक्टर जो भी है, ठीक है, क्लियर बात? अब आप मैथमेटिकली अगर लिखना चाहें, इसी पूरी कहानी को मैथमेटिकली बताना चाहें तो मैथमेटिकली हम कहेंगे V by I इज इक्वल टू कांस्टेंट और ब्रैकेट लिख देना R,
और लिख देना से, ये अपने मन से लिया हमने सिंबल। और एक बात इसमें एक भी कह सकते हो, देखो आपने शायद स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन सुनी हो, y इज इक्वल टू mx प्लस c होती है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर हम देखो ध्यान देना, इस इक्वेशन को इसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो v इज इक्वल टू आई आर लिखते हो कि नहीं लिखते हो बताओ। अगर v को हम ले लें y एक्सिस पे और i को ले लें x एक्सिस पे, तो c की जगह r हुआ कि नहीं हुआ बताओ। और प्लस c नहीं है यहां पर, यानी जीरो है। अगर c जीरो होता है किसी स्ट्रेट लाइन में तो वो ओरिजिन से पास होती है, एक शायद आप जानते होगे, नहीं जानते तो आज जान लो। अगर कभी कोई इक्वेशन ऐसी फैली मिल जाए तुम्हें, y इज इक्वल टू mx प्लस c टाइप की, और c ना हो, तो मतलब ये स्ट्रेट लाइन कहां से पास होने वाली है, ओरिजिन से। देखो मैंने किसको किस एक्सिस पे लिया, साफ सामने देखो, y की जगह क्या है यहाँ पर v, y एक्सिस में क्या हो गया v, x एक्सिस पे क्या है i, और लाइन कहां से पास होगी, ओरिजिन से। ये स्ट्रेट लाइन मिलती है, ऐसी लाइन होती है किसकी, ओम्स लॉ की। यानी हमारे यहां बोले कि इफ वी वांट्स टू ड्रॉ ग्राफ बिटवीन v एंड i, तो क्या मिलेगा तुम्हें, स्ट्रेट लाइन। तो हम यहां एक लाइन में लास्ट में ये भी लिख देंगे, ये तो एक्सप्लेनेशन मैंने अलग से दे दिया आपको इस जगह के बाद सीधा लिखना है। देखो इफ वी प्लॉट अ ग्राफ या कर्व, कुछ भी कहते हैं, v वर्सेस i, देन अ स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन्ड। क्या मिलने वाला होता है, स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन्ड। ये थर्ड पार्ट का पूरा कहानी सुना दी मैंने, हालांकि इतनी कहानी तुम्हें जरूरत नहीं है, 1 मार्क्स में कितना लिखोगे यार, ठीक है, बट हमने इसलिए बता दिया कि बड़े में आ जाए तो इतनी कहानी लिख दोगे पूरा नंबर मिल जाएगा। तो तीनों बातें क्लियर हो गई आपको, पक्का? तो ठीक है, लाइक करो, आगे बढ़ो, नमस्कार।